हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पटेल क्लास का स्वागत है। आज के सर हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोगी का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे। और अभी तक आपने अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर आप उस लेक्चर नंबर 1 और 2 को अब देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको क्या है कि इस वीडियो पर मिलने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके तक क्या होगा कि सबसे पहले आसानी से पहुंचता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो में किसी प्रकार का आपको लगता है इसमें सुधार होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे और आप अपने तरफ से पूरा प्रयास है। और साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी हो गई और टेलीग्राम ये चैनल हो गया। चैनल पर क्या होगा, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आर्टिकुलेटर्स क्या होता है, समझिए क्या होता है। आर्टिकुलेटर्स की अगर बात किया जाए तो कहता है कि एनी वोकल ऑर्गन्स दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ द स्पीच साउंड्स, कोई ऐसे वोकल साउंड्स, वोकल ऑर्गन्स जो क्या करता है कि स्पीच यानी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोड्यूसर साउंड का जैसे प्रोड्यूसन होता है, जैसे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसको आर्टिकुलेटर से आप लिप्स, इसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जो लिप्स का जो यूज हो रहा है तो क्या साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है, टंग जीभ का यूज हो रहा है, ये सभी कैसे क्या हो, आर्टिकुलेटर्स हो गए। यानी शरीर के वैसे अंग जिससे क्या हो कि साउंड निकलने में वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है, उसकी प्रोडक्ट साउंड के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिकुलेटर कहते हैं। समझे इस बात को, समझे ना। चलिए उसके बाद समझते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ होमोग्राफ क्या होता है, समझिएगा होमोग्राफ क्या होता है। तो होमोग्राफ की मतलब बात करें तो सबसे पहले तो होमो, जो होमो लिखा हुआ है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम और ग्राफ का मतलब होता है राइट। जहाँ भी आपको ग्राफ अगर लिखा हुआ नजर आ जाए समझना राइट, अगर होमो लिखा हुआ है सेम, यानी इसके मीनिंग से, इसके नाम से स्पष्ट आया कि वैसे वर्ड जिसका क्या हो कि जो राइटिंग का जो जो लिखते हैं हम लोग उसका क्या हो कि सेम हो, लिखावट क्या हो सेम हो, राइटिंग क्या हो सेम हो, बट मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। मीनिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लीड लिखे, देखिए LEAD लीड, LEAD लीड लिखे। एक लीड का मतलब क्या होता है कि जो ईयरफोन, जिसको ईयरफोन कहते हैं हम लोग, वो लीड हो गया। एक लीड का मतलब क्या होता है, कलम से लिखते हो वो लीड हो गया, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का तो स्पेलिंग यहाँ सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। उसको क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं। समझे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है होमोफोन की। तो होमो मीन्स क्या होता है, समझिए। होमो का अगर बात किया जाए, होमो की अगर हम बात करें तो होमो मीन्स क्या होता है आपका, होमो मीन्स क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब क्या होता है, साउंड, ठीक है ना। साउंड क्या होना चाहिए, सेम, बट उसका जो मीनिंग होगा, उसका जो स्पेलिंग होगा डिफरेंट होना चाहिए। स्पेलिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगा। टू, और जैसे यहाँ लिखा हुआ टू, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ टू। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये टू का मतलब क्या होता है, दो होता है, इस टू का मतलब क्या होता है, दो होता है। लेकिन इस टू का मतलब क्या होता है कि जो अत्यधिक, काफ़ी ज़्यादा, उसको टू कहते हैं। लेकिन दोनों का आप साउंड सुनिएगा, टू टू साउंड सेम है बट इसका मीनिंग, इसका स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। स्पेलिंग भी डिफरेंट है तो मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम हो। ऐसे नो, नो, नो मिस होता है कि नहीं, एक नो मिस क्या होता है, जानना होता है। समझे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे होमोनिम्स। होमो, होमो का मतलब सेम हो गया और होमो का मतलब क्या हो गया आपका, सेम हो गया, ठीक है ना। और निम का मतलब क्या हो गया, नेम या स्पेलिंग। तो ऐसे वैसे वर्ड जिसका क्या हो कि नाम सेम हो, नाम क्या हो, सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है। स्पेलिंग भी सेम है, नेम भी सेम है, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसका मीनिंग, सूट बोले, एक सूट, एक सूट होता है मतलब जचता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हो कोई चीज़, अपना एक कपड़ा सूट करता है, उसको क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। एक सूट होता है कोट, जैसे क्या सूट है ना। एक सूट होता है पहनने वाला सूट, एक सूट क्या होता है आपका कि जो आपका कपड़ा का सूट करता है, कैसा लगता है, ठीक है ना, सूट हो गया आपका। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर
पैराफ्रेजिंग क्या होता है? देखिए पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें, पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या था समझिएगा। पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि जो ये बेसिकली क्या है, राइटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइटिंग संबंधित है, ठीक है ना। पैराफ्रेजिंग जो आपका है किससे संबंधित है? राइटिंग से, ठीक है ना। किससे है? तो राइटिंग से आपका है, ठीक है। तो ये आपका संबंधित है राइटिंग से। तो राइटिंग से जो भी संबंधित रहेगा उसको क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ये पैराफ्रेजिंग जो आपका राइटिंग से संबंधित है, ये चीज़ बतलाता क्या है कि जो अपनी आइडिया को अपने वर्ड में लिखने का जो तरीका होता है उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है या कोई आप जैसे कि फ्रेज पढ़े, ठीक है, तो उसको लिखे, तो जो अपने तरीका से जो लिखे, लिखने का जो काम किया वो क्या कहलाता है? पैराफ्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नोट मेकिंग, सो नोट टेकिंग आता है। नोट टेकिंग समझिए क्या होता है। नोट टेकिंग, टेकिंग का मतलब ये होता है कुछ को टेक करना, ठीक है ना। कुछ को क्या करना? टेक करने, लेना, ठीक है ना। जैसे कि कुछ आप कोई बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब रिकॉर्ड हम कर रहे हैं कुछ चीज़ को, इसका मतलब हम उसको ले रहे हैं। ऐसे इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं किसी भी सोर्स से या किसी भी प्लेटफॉर्म से। उसको से आप, हम जो अभी क्लास आपको दे रहे हैं, जो क्लास जो आप कर रहे हैं, इसमें क्या है, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर अपने माइंड में, उसको क्या कर रहे हैं? किसी भी सोर्स, यानी एक सोर्स हो गया आपका, एक प्लेटफॉर्म हो गया यूट्यूब, उससे आप क्या कर रहे हैं? इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या उस सोर्स से आप क्या कर रहे हैं? इसको रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो काम होती है उसको कहते हैं हम लोग नोट टेकिंग कहते हैं, समझ गए। उसका कुछ टिप्स इसका दिया हुआ है नोट टेकिंग का, कहता है राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट क्लूज। तो नोट टेकिंग में क्या करते हैं? सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं। जैसे आपको हम पढ़ाए कोई चीज़, तो जैसे बोलते समय कोई कुछ एग्जाम्पल दिए, आपको एग्जाम्पल जच गया, उस एग्जाम्पल से आपको क्या हो, वो बात क्लिक कर गया, क्या करते हैं? उसको पॉइंट क्या करते हैं? उस पॉइंट को अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेते हैं, करते हैं ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं नोट टेकिंग कहते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे फ्रेज के रूप में, वर्ड के रूप में, ठीक है ना। आपको बड़ा वर्क है, आपको उसका छोटा एक सिंपल सा वर्ड है। जैसे मान लीजिए मुगल शासक जो है, ठीक है ना, मुगल शासक है, इनका अगर पूरा अगर नाम बताया जाए तो बहु असा हुआ होता है। शॉर्ट में क्या होता है जी? बहु असा हुआ होता है। क्या होता है? बहु, यहाँ लिख दिया जाए, बहु अज सा औवा, बहु अज सा औवा, ठीक है ना। बहु असा हुआ, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया। तो ये सारा का सारा जो दिया हुआ है यहाँ पे, जितना ये बताए हैं, तो सारा का सारा क्या है? अब इतना पढ़ने की, इतना लंबा मतलब कहने का मतलब मुगल, पूरा मुगल पढ़े, तो मुगल जो पूरा पढ़े, तो इस मुगल को शॉर्ट में रखने के लिए सिर्फ बहु असा हुआ लिख दिए। तो ये क्या हो गया आपका? एक शॉर्ट यानी फ्रेज, यानी एक छोटे से एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, इससे पूरा क्या हुआ? माइंड में क्लिक होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इसको क्या है कि जो नोट टेकिंग जो होता है, इसको डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लिया उसका, ठीक है। तो डायग्राम कोई वर्ड लिखे हैं तो वर्ड लिखने में एक पेज लगता है, डायग्राम बना लिए, डायग्राम का माइंड में सेट है, तो क्या होता है कि मान एक सिंगल डायग्राम से क्या है, 2 4 5 पेज का जो है राइटिंग लिखने से बच जाते हैं और उस चीज़ समझने में आसान हो जाता है कि नहीं है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नोट टेकिंग को लेकर। समझिए नोट टेकिंग क्या होता है। अगर नोट टेकिंग की हम बात करें सर, तो नोट टेकिंग क्या होता है? तो नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी कुछ सुने, जो भी कुछ पढ़े, उसको सबका सब लिख देना, उसको नोट मेकिंग नहीं कहेंगे। मेकिंग का मतलब ये होता है कि खुद से उसको बनाना, कुछ चीज़ सुने, कुछ चीज़ पढ़े, तो उसमें क्या और ऐड किया जाएगा, उसमें और क्या इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। उसका रिव्यू करेंगे, उसको क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, सिंथेसिस करेंगे अपने आइडिया को, उसकी लेक्चर को, रीडिंग को, कि उसमें और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं है, तो सारा का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो कुछ हम लिखते हैं उसको कहते हैं नोट मेकिंग कहते हैं। समझे बात को। नोट टेकिंग में क्या करते हैं? उसके पॉइंट को लिखते हैं, टू द पॉइंट को लिखते हैं, उसमें मेन पॉइंट क्या है, नोट टेकिंग में। लेकिन मेकिंग में क्या करते हैं? उसको एनालाइज करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लगाते हैं, तब उसको लिखते हैं, उसको हम नोट मेकिंग कहते हैं। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर बात करता है यहाँ पे क्या, मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या कहता है। मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब होता है बहुभाषिकता। क्या होता है? बहुभाषिकता। देखिए, जो कोठारी कमीशन आया था, भारत जो कोठारी कमीशन आया था, उसको कोठारी कमीशन में क्या किया गया था? 1964 से 66 के दरमियान
ये जो लाया गया था 2 साल में, 2 साल के दरमियान जो आया था, 1666 चला था, इस जो कोठारी कमीशन हुआ था, इसका कहना था कि बच्चों को क्या है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला सिखाया जाएगा। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट दिया था कौन? कोठारी कमीशन। क्वेश्चन हो जाता है कोठारी कमीशन किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो वो प्रमोट करता है 3 लैंग्वेज फार्मूला को। अब कहेगा 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है? किसी बच्चे को क्या है कि सर्वांगीण विकास के होमोजीनियस डेवलपमेंट के लिए क्या है, उसको 3 लैंग्वेज आना चाहिए। ये तो उसका नेटिव लैंग्वेज हो गया, ये तो उसका नेटिव लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना, जो बोलता घर में, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज हो गया। एक उसका टारगेट लैंग्वेज होना चाहिए। टारगेट लैंग्वेज क्या? जैसे मान लीजिए उसका अगर कोई नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, कहेगा हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, उसको सिखाना इंग्लिश है, तो टारगेट लैंग्वेज हुआ। इसके अलावा भी उसको एक और नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज, जैसे जापानी हो गया या चाइनीज हो गया, यानी कुछ भी उसको एक लैंग्वेज का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, उसमें क्या है कि 3 लैंग्वेज सिखाया जाता है। एक तो उसका हिंदी हो गया अपना प्रॉपर, उसको नेटिव लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, मातृभाषा है कि नहीं। तो एक आपका टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया। और एक अलग इसके बाद उसको सिखाया जाता है भाषा, समझ गए ना बात को। तो इस प्रकार से जिसमें उसको इंटरेस्ट हो सिखाया जाता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे सिखाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली आप समझ गए क्या कोठारी कमीशन क्या होता है और क्यों लाया गया था। चलिए अब समझ लेते हैं। और देखिए साथ ही साथ समझना यहाँ पर ये है कि जो इसमें क्या है कि मेनी लैंग्वेज सिखाया जाता है, बहुत से लैंग्वेज सिखाया जाता है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि अलग अलग फील्ड से क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें अलग अलग प्रकार के नॉलेज होता है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज को जानते हैं। इसीलिए क्या है कि जो कमीशन, कोठारी कमीशन क्या है कि बच्चे की भाषा की सहूलता के लिए क्या है कि लैंग्वेज कोठारी कमीशन लाया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया था। इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी होता है, एक बच्चा एक से अधिक लैंग्वेज जान सकते हैं उससे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ के अनुसार से मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या एक एसेस्ट रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है ना, संसाधन के रूप में उसको क्या करते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे लिए एक पहाड़ नहीं है। तो मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब क्या है? हमारे लिए और बेनिफिशियल एडवांटेज है वो, समझ गए। ऐसा कौन कहता है? एनसीएफ कहता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की विभिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, किसके अंतर्गत? मल्टी लैंग्वेजिज्म के अंतर्गत। समझेगा बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए तो कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन का था इफ ए चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेज स्पोकन अराउंड देम, दिस एक्सपोजर ऑफ टू लैंग्वेज विल बी। अगर कहता है कि बच्चों के आसपास अगर 2 लैंग्वेज में बातचीत होती है, उसके चारों तरफ अगर 2 लैंग्वेज में बातचीत होती है, तो कहता है कि क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। कहता है प्लेस चाइल्ड डिसएडवांटेज, क्या बच्चों के लिए वो डिसएडवांटेज है, उसके लिए बेकार है वो चीज़, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उससे कहता है प्लेस चिल्ड्रेन एट एडवांटेज, क्या बच्चों के लिए वो स्थान बहुत ही मतलब एडवांटेज उसके लिए, लाभदायक है उसके लिए। नोट मेकिंग, उसके लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, नहीं उसको कोई अंतर मायने नहीं रखता है। इंटरफ्रेंस म्यूचुअली विथ अनदर वन, क्या हुआ एक दूसरे लैंग्वेज से, मतलब जैसे अब मान लीजिए कि 2 लैंग्वेज बोला जा रहा है, एक हिंदी इंग्लिश है, तो उसको मतलब उसके लिए क्या बेनिफिशियल है? क्या हिंदी के साथ चला जाएगा, क्या वो इंग्लिश के साथ चला जाएगा, मतलब कौन चीज़ पहले एक्वायर कर ले, ये चीज़ कह रहा है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ये 2 नंबर क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे अगर किसी स्थान पर कोई बच्चा है, किसी सोसाइटी में बच्चा है, उसके सामने अगर कोई लैंग्वेज बोला जाता है, 2 लैंग्वेज रहता है, तो क्या उसके एडवांटेज है? वो हिंदी भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है कि नहीं। अगर वो जापानी बोल रहा है, चाइनीज बोल रहा है, 2 जगह जापानी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो जापानी भी सीख रहा है और हिंदी भी सीख रहा है, तो एडवांटेज हुआ। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्या कि कहता है कि दीज चैलेंजेज आर फेस्ड बाय टीचर इन मल्टी लैंग्वेजिज्म क्लास एक्सेप्ट। कहता है कि इनमें से कौन से चैलेंज टीचर को फेस करना पड़ता है इसके अलावा, किसके अलावा? तो इसके अलावा देखिए इसमें क्या आता है, अब से इसके अलावा क्या होगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉमन लर्निंग स्टाइल। क्योंकि इसमें देखिए अब्सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, इसके एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा होता है। तो बच्चों को क्या है कि टीचर को क्या है कि मल्टी लैंग्वेज क्लास में एब्सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि सभी टीचर को कॉमन लैंग्वेज आना जरूरी होता है, कि जो कॉमन लैंग्वेज होता है वो चीज़ जरूरी होता है, ये तो सही है। डिपेंडेंसी ऑफ टीचर, हाँ डिपेंडेंसी, बच्चे टीचर पर डिपेंडेंस नहीं हो सके, ठीक है ना। उसके बाद वेरियस कल्चरल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका आंसर कहता है क्या होगा आपका 3 नंबर होगा। क्या होगा आंसर? 3 नंबर होगा। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज विल हेल्प टू ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इनेबल द चिल्ड्रन टू स्टडी एंड लर्न बोथ लैंग्वेज 1 एंड 2। कहता है इसमें से कौन सा रिसोर्स है जो ब्रेक डाउन करता है बैरियर को, यानी इसके बंधन को ब्रेक डाउन करता है, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सीखने से उसको ब्रेक डाउन करता है। तो उसका आंसर होगा मल्टी लैंग्वेजिज्म, क्योंकि मल्टी लैंग्वेजिज्म कहता है क्या है कि बच्चे के अंदर क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला को वो दिखाता है कि यानी बच्चे एक से अधिक लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक से अधिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसका मतलब किसको प्रेफर करता है, वो मल्टी लैंग्वेजिज्म को प्रेफर करता है। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जाता है यहाँ पे दिया हुआ है इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है तो उसमें क्या है, उसमें कहता है यहाँ पे कि जो इंक्रीज द बेटर इनेट अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज वर्क। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, उसकी इनेट अंडरस्टैंडिंग बच्चों को सिखाया जाता है। बात सही है भाई। इनहेंस क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। तो उसमें बच्चों को क्रिएटिविटी बनाया जाता है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चा सिर्फ क्या करे, एक बिंदु पर विभिन्न तरह से सोचे और एक बिंदु पर आकर ना मिल जाए। बच्चों को इस प्रकार से वहाँ बनाया जाता है कि एक बिंदु से निकले विभिन्न दिशाओं में सोचे कि आखिर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो मल्टीलिंगुअलिज्म बच्चा क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी होता है। समझ रहे बात को, उसको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहता है। तो ये बात सही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ इसमें क्या कहता है कि कनेक्ट द क्लासरूम विद रियल लाइफ, मेक द लर्नर्स फैमिलियर विद द कंटेंट। इससे बच्चों क्या है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, यानी जो चीज़ स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को क्या है कि उसको रियल लाइफ में क्या उसको अनुभव मिल रहा है, हम मिल रहा है। तो ऐसी जो प्रकार की शिक्षा जो मिलती है हमको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में मिलती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी आंसर है। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, टॉपिक है LAC। क्या है LAC, इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ध्यान रखिएगा आपका जो एग्जाम होता है सीटेट का उसमें पूछ लेता है LAC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना है, उसमें कन्फ्यूजिंग बहुत सारा आता है, ध्यान रखना। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। और इसमें जो वर्ड आया है आपका करिकुलम, तो उसमें करिकुलम क्या होता है। अगर करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम के अंतर्गत क्या आता है, करिकुलम का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है जी, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है ना। चलिए पाठ्यक्रम होता है, ठीक है ना, पाठ्यक्रम होता है करिकुलम का हिंदी, ठीक। जो करिकुलम का हिंदी जो पाठ्यक्रम होता है, इसके अंतर्गत आप स्कूल में उस बच्चे को क्या पढ़ाइएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसकी जो क्या लेसन प्लानिंग रहेगी, ठीक है ना, और उसके साथ उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होगा, ठीक है, एक्टिविटी क्या होगा, इस सारा का सारा इंक्लूड रहता है। सारा का सारा इसमें क्या होता है, करिकुलम इंक्लूड रहता है। एक्टिविटी क्या होगा, प्लेइंग क्या होगा, उसके बाद प्रेयर क्या होगा, लेसन प्लानिंग क्या होगा, सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाएगा। तो सारा का सारा जो एक समूह को हम करिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। आप समझिए। तो LAC क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें क्या होता है कि पूरे करिकुलम में सेम लैंग्वेज का यूज होगा। समझिए, मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसका सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो देखते हुए क्या कि बच्चे का हर एक बुक इंग्लिश मीडियम का होता है। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता हुआ देखते होंगे उसका बुक का सारा जो कंटेंट रहता है हिंदी मीडियम में रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। समझ रहे बात को। चलिए, यानी किसी भी बच्चे का क्या होगा कि अगर हिंदी में पढ़ा सारा बुक हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में पढ़ाते इंग्लिश में, सारा बुक क्या होगा इंग्लिश मीडियम में होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम कहते हैं LAC इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। चिल्ड्रंस ऑल सब्जेक्ट आर इन सिंगल लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ यहाँ पे BICS मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या होता है कि बच्चों को इंटरप्रेट करने के लिए, बोलने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने का जो स्किल्स होता है वो सिखाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। लिंग्विस्टिक एवरीडे सोशल लाइफ, सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल समाज में जब बच्चा रहता है, सोशल सोसाइटी में जो रहता है तो एक दूसरे से कैसे बातचीत करे, क्या बोले नहीं बोले, इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की जो स्किल्स सिखाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं BICS
बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि आपको ये जो है डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, कन्वर्सेशंस फ्लुएंसी इन द सेकेंड लैंग्वेज। अभी सेकेंड लैंग्वेज में आपको क्या कन्वर्सेशन में फ्लुएंसी आना चाहिए, फ्लुएंट होकर किसी के सामने बोल सके, ये चीज़ हमको बताता है इसमें। साथ साथ इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड उसको समझते हैं, मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल, मेकिंग अपॉइंटमेंट और फॉर ए सैलून्स, ये सारा का सारा इसके एक्टिविटी सब चीज़ इसमें आता है। क्योंकि हम लोग कहीं कॉल आंसर कर रहे हैं, किसी कॉल रिसीव कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसी रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये सब क्या है कि हम लोग बेसिक सोसाइटी में रहते हैं इसको करते हैं, तो सब चीज़ बेसिक नॉलेज बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो BIC यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसी को कहते हैं। लेकिन जो डेली लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उसका क्या हमको जानकारी होना चाहिए, कैसे क्या करेंगे या नहीं करेंगे, है कि नहीं। लेकिन रिजर्वेशन करना हो तो जनरल हुआ, कहीं रिजर्व जाना है तो रिजर्वेशन कर लिए, कोई कॉल रिसीव करना है, कैसे बात करना है, ठीक है ना, सैलून की अपॉइंटमेंट लेना है तो कैसे लेते हैं, ये सारा का सारा क्या है आपका बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे। चलिए, उसके बाद यह काल्प समझिएगा। काल्प का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग, काल्प का क्या कहते हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। तो देखिए, जैसे बेसिक्स के अंदर हम लोग क्या देखें, BICS बेसिक्स के अंदर हम लोग क्या देखें कि बच्चों को क्या है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज को, इस समाज में सोसाइटी में बच्चे कम्युनिकेट कर सके। लेकिन काल्प के अंदर क्या है कि लैंग्वेज के अंदर घुसना पड़ता है, लैंग्वेज वर्क कैसे करता है, हाउ लैंग्वेज वर्क, ठीक है ना, तो ये चीज़ दिखाता है। और ये क्या है कि प्रॉपर उसको क्लास करना पड़ेगा, इसके लिए उसको सीखना पड़ेगा क्लास में, ठीक है ना। इसको इसके अंदर ये सब चीज़ होता है। इट रेफर्स टू फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग, इसमें क्या होता है बच्चों को फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग से सीखना पड़ता है सब चीज़ को, ठीक है ना। और साथ साथ ये क्या होता है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उसको आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है। क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग के रूप में पढ़ते हैं, तो जो उस चीज़ को आप ग्रहण करते हैं तो किस लिए ग्रहण करते हैं काल्प में, ताकि आप आगे पढ़े, उस चीज़ को आगे बढ़े। आप कोई चीज़ पढ़े उसको रटते हैं, फिर आगे रटते हैं मतलब कंसेप्ट समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं, रटना तो समझिएगा। NCF कहता है कि आपका रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं जाता है। उसका कहने का मतलब हुआ कि बच्चों के अंदर रोट लर्निंग में रटाना नहीं है, उसको तो कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझ रहे बात को। चलिए, और इसके अंदर इंक्लूड क्या है आपका, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, उसके बाद राइटिंग सब्जेक्ट ऑन द कंटेंट मटेरियल्स हो गया, बुक रिव्यूइंग हो गया। इसके होट्स का मतलब था एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशंस, ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है, किसमें, तो काल्प के अंतर्गत। समझ गए बात को। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, काल्प का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रमोटिंग द कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी काल्प को कौन प्रमोट करता है। तो ये प्रमोट जो करता है आपको इसका उसके लिए प्रॉपर क्लास करना पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा आपका 2 नंबर होगा। यहाँ पर कहता है कि जो राइटिंग एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीपुल्स लिव्स, लोगों जो जीवन जी रहा है, उस जो लोगों का जो जीवन है, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है उस पर आर्टिकल लिख रहा है न्यूज़पेपर में, तो क्या कहता है काल्प कहलाता है। क्योंकि उसके अंदर वैसा नॉलेज विकसित हो जाता है, लैंग्वेज कैसे वर्क करता है वो अपनी भाषाओं में लिखता है उस चीज़ को, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पर। अब जो क्लास प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक से नहीं करेगा, तो उसके पास रिटन पावर नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं होगी, तो क्या लिखेगा, ठीक है ना। तो काल्प के अंतर्गत ये चीज़ आएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, उसके बाद दिया हुआ CLT और CLL क्या होता है समझिए। तो CLT की अगर हम बात करें, इसका होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है। तो इसको क्या होता है, देखिए समझिएगा इस बात को। देखिए, अगर CLT की हम बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की अगर बात करें, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हमें ये जो यूज करके सीखते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज नहीं, प्रॉपर क्लास करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर क्लास करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर क्लास में इसको यूज करते हैं, टीचर के साथ यूज करते हैं, और यूज करके इसको क्या करते हैं हम लोग, सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। लेकिन CLL की अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक समाज के एक ग्रुप के साथ सीखते हैं। अब CLT को भी ग्रुप के साथ सीखते हैं, लेकिन एक छोटे से ग्रुप के साथ जब हम किसी लर्निंग को, लैंग्वेज को हम सीखते हैं, किसी को सीखते हैं, उसको हम CLT कहते हैं। लेकिन एक बड़े ग्रुप के साथ किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, उसको हम CLL कहते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। बड़े ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक है ना, ठीक है, सोशल में सीखते हैं इसको, ठीक है ना, सोसाइटी के साथ। ये सारा का सारा काल आएगा आपका इसमें। चल आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है सीएलटी का, तो सीएलटी का प्रिंसिपल जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि फ्लुएंसी एंड एक्यूरेंसी आर एसेंशियल। तो सीएलटी के अंतर्गत क्या है आपका है, तो जस्ट बताया सीएलटी क्या है, क्लासरूम के अंदर सीखते हैं, एक छोटे से समूह के साथ सीखते हैं। इसमें क्या फ्लुएंसी आना चाहिए, एक्यूरेंसी, तो आप उस चीज़ को सीखे, उसका ग्रामर सीखे हैं, उसको यूज करने के लिए सीखे हैं, तो आपके अंदर फ्लुएंसी आना चाहिए और एक्यूरेंसी भी आना चाहिए, एसेंशियल है, जरूरी है वो, समझ गए। along with listening and comprehensive and speaking, the reading and writing can also be taught। इसमें क्या है कि जो आपको स्पीकिंग और रीडिंग के अलावा आपको राइटिंग और भी आना सिखाया जाता है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के अलावा आपको रीडिंग और राइटिंग भी सिखाया जाता है सीएलटी के अंतर्गत, ठीक है। कंसेप्चुअलाइजेशंस ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसमें मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लर्नर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, इसमें बच्चे लर्नर जो होते हैं, जो सीखते हैं, वो किसी भी चीज़ पर क्या होते हैं, कम्युनिकेट करने में इनेबल होते हैं, ठीक है, एबल होते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, द क्लास इज मेड लाइवली इंटरेक्टिव विद द पीयर एंड ग्रुप वर्क। इसमें क्या होता है कि जो क्लास इंटरेक्टिव होता है, कि साथ में काम करते हैं, साथ में बोलते हैं, उस चीज़ को करते हैं, क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है, ठीक है ना। अच्छी लगता है, क्लास मज़ेदार बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे क्या, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या था समझिए। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें, इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ इसको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहा जाता है, अब इसको क्या ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है और ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ रहे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है यहाँ पर क्या, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या है कि हम ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे जैसे मान लीजिए नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी हमारा है क्या ना, हम लोग का हिंदी है। अब हिंदी से हमको इंग्लिश सीखना है, तो क्या किया जाता है कि बच्चे को ट्रांसलेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे राम जाता है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखिए यहाँ पे लिख देते जरा, राम जाता है, राम जाता है, यहाँ पे जाता हुआ हिंदी लिखा हुआ है। तो अभी हिंदी को हमको क्या करना है, इंग्लिश सीखना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखते। कैसे, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। क्या हुआ, राम गोज, क्या हुआ, राम गोज, ठीक है, राम जाता है, राम गोज हो जाएगा। तो ये आप देखें, क्या देखें, हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, इसे इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि नेटिव लैंग्वेज हिंदी था, टारगेट लैंग्वेज सीखे ट्रांसलेशन मेथड से, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चों को बिना मदर टंग यूज किए हुए उसको नेचुरल वे में, इंडक्टिव वे में क्या करते हैं, किसी टारगेट लैंग्वेज को सिखाते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर इंग्लिश सिखाना हो, उसमें हिंदी का प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना है, और इंग्लिश टू इंग्लिश उसको बोलने के लिए कहना भी है और उसको सिखाना ही है। तो इस प्रकार की जो मेथड उसको होती है, उसको लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, समझे बात को। चलिए ठीक है, तो नेचुरल मेथड, ठीक है ना, इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। तो किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना है तो उसको डायरेक्ट मेथड के अंदर सिखाते हैं, उसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि जिस लैंग्वेज को हम सिखाना चाहते हैं उसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो बिना मदर टंग का यूज किए हुए उस टारगेट लैंग्वेज को सिखाना, उसी लैंग्वेज में सिखाना, ठीक है, आपका क्या डायरेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद दिया हुआ इंडक्टिव मेथड क्या होता है समझिए। इंडक्टिव मेथड को हम लोग कहते हैं, देखिए सबसे पहले तो इंडक्टिव मेथड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने मेथड को दिया था, उन्होंने बताया था। और इनका कहना था कि इंडक्टिव मेथड क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। साथ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी बच्चों के अप्रोच के अनुसार से इसको डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं। देखिए
इस मेथड के अंतर्गत बच्चों को क्या है कि कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी को नाउन पढ़ाना है, तो नाउन का जो डिफिनीशन बताएंगे तो उसको पहले बोलेंगे देखो वो क्या है, तो बुक है, ये क्या है, चेयर है, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, टाइगर है। यानी विभिन्न तरह के उसको पिक्चर दिखाएंगे या कोई सामान दिखाएंगे तो सबका नाम बोलेगा, सबको ब्लैक बोर्ड पर लिखते और आता है ये सभी का सभी क्या है, नाउन है। देखिए नाउन का डिफिनीशन तो हम क्या किए कि जो डिफिनेशन नहीं लिखा लेकिन एग्जाम्पल दिए, तो एग्जाम्पल से किसी एक प्लेस का नाम पूछ लिए, फिगर दिखा दिए तो बोला ये है, किसी एक जानवर का नाम फिगर दिखा दिए तो बोला ये है, ठीक है, किसी टेबल का दिखा दिया तो बोला टेबल है, ये चेयर है। विभिन्न तरह के जो फिगर उसको हम दिखाते हैं तो उससे वो उसका नाम बोलता है। उसको हम अगर ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को समझता है, तो उसको बाद में उसको कहते हैं ये नाउन है। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से उसको हम रूल की ओर ले आए। तो इस प्रकार के जो मेथड होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इससे बच्चा क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर विकसित होता है। यानी वो क्या करता है कि जो विभिन्न एक बिंदु से क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं में वो सोच सकता है, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में वो सोच सकता है। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इंडक्टिव मेथड से कि जो क्या होता है, इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं इसमें, ठीक है ना। और साथ साथ ये डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसा क्वेश्चन इससे आता है, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आता है डिडक्टिव मेथड। क्या होता है डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये जो है एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। और इनका इसमें क्या है कि आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। क्या है कन्वर्जेंट, नहीं बच्चे का सोच क्या एक जगह आकर खत्म हो जाता है, एक जगह आकर खत्म हो जाता है, ठीक है, एक जगह आकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या था कि बच्चे क्या है कि चारों दिशाओं से सोच सकता है, ठीक। साथ ही साथ ये क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। यानी सिर्फ इस टीचर का ध्यान रखा जाता है इसमें। टीचर अपने मन से आया, एग्जाम्पल डिफिनेशन लिखा दिया, अब डिफिनेशन लिखा दिया बस हो गया, इसको तुम रट के आओ हम सुनेंगे। लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या था, उसमें यह था कि जो आप जो सीखे हैं एग्जाम्पल से क्या है रूल की ओर गए हैं। आप अपने मन से बच्चे को कुछ भी पूछ सकता है, सर अगर ये होगा ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो अप्रोच होती है उसको इंडक्टिव कहते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि टीचर ने एक बार डिफिनेशन जो लिखा दे उसी को रट के आओ, समझ गए ना, उसको हम लोग कहते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। इसमें रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं और जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन विच मेथड टीचर गिव्स न्यू रूल्स ऑफ ग्रामर, एक्सप्लेन देम एंड देन स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय प्रैक्टिस। कहता है किस रूल में, कहता है इन विच मेथड्स, किस मेथड में, देखिएगा ध्यान दे, किस न्यू रूल्स ऑफ ग्रामर एक्सप्लेन द थेम। अब कहता है न्यू रूल्स, देखिए रूल की बात कर रहा है यहाँ, किसका बात कर रहा है, रूल्स की बात कर रहा है। जब भी रूल्स की अगर बात करेगा, रूल्स की अगर बात करेगा ध्यान रखिएगा तो समझना डायरेक्ट यहाँ पर क्या है कि जो रूल का बात कर रहा है, टीचर्स गिव्स द न्यू रूल्स ऑफ ग्रामर, एक्सप्लेन देम एंड देन स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिस। जब रूल का बात करेगा तो आप समझना डिडक्टिव मेथड। क्या समझना है आपको, डिडक्टिव मेथड, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले रूल आता है, अब रूल के बाद उसको प्रैक्टिस करना, उसको लर्न करना। देखिए कहता है ना कि स्टूडेंट्स लर्न देम बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उसको लर्न करना, रूल दे दिया उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको लर्न कीजिए, तो डिडक्टिव मेथड कहलाएगा, है कि नहीं। चलिए बायलैंग्वेज मेथड में क्या होता है कि जो एक तो उसका नेटिव लैंग्वेज हो गया, टारगेट लैंग्वेज हो गया, दोनों वो अच्छी सीखता है, उसको बायलैंग्वेज कहते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जैसे बताया कि किसी लैंग्वेज को सीखना, फॉरेन लैंग्वेज को या टारगेट लैंग्वेज सीखना, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में उसी चीज़ को सीखना विदाउट मदर टंग का यूज किए हुए, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड अलग होता है फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे जस्ट क्या, ए टीचर सॉ सम ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द क्लास एंड आस्क्स चिल्ड्रन टू टेल देयर नेम्स, शी राइट्स देयर रिस्पॉन्सेज ऑन ब्लैक बोर्ड एंड टेल्स दैट दीज आर द नेम्स आर यूज्ड फॉर सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच विल बी कॉल्ड नाउन्स, दिस मेथड इज कॉल्ड। अब देखिए टीचर क्या किए, कुछ नाम लिखे बोर्ड पर, ठीक है ना, कुछ नाम लिखे, जैसे कैट लिख दिए, पटना लिख दिए, ठीक है, मान लीजिए कुछ नाम लिखे, यहाँ पे पटना लिख दिए। इस सारा का सारा जो नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है टीचर ने लिखा, तो उस टीचर ने लिखने के बाद बोला ये सभी के सभी नाउन है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है वो किस प्रकार का मेथड वो दिखाता है, तो सर इस जो दिखाता है आपका इंडक्टिव मेथड दिखाता है। क्या दिखाता है, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव मेथड होता है एग्जाम्पल टू रूल, क्योंकि उन्होंने पहले एग्जाम्पल लिखा, फिर पूछा इसका मतलब क्या होता है, कौन सा मेथड है, इसको नाउन कहते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखा, बोला इसको नाउन कहते हैं, फिर एग्जाम्पल दिया तब नाउन का। तो इस प्रकार की जो मेथड उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ क्या कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश डज नॉट हेल्प द चिल्ड्रन इन एक्वायरिंग द प्रोफेंसी इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। इनमें से कौन से मेथड जो है टीचिंग का इंग्लिश को इंग्लिश मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश को पढ़ाने का जो मेथड होता है जो हेल्पफुल नहीं होता है कि बच्चे को कि प्रोफेंसली स्पीकिंग और लिसनिंग में, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन में सिर्फ बच्चे क्या करते हैं उस हिंदी से यानी नेटिव लैंग्वेज से क्या है इसका जो मदर टंग है उससे क्या टारगेट लैंग्वेज को सिर्फ ट्रांसलेशन से लिखता है, बोलता नहीं है ना सुनता, सिर्फ लिखने का काम करता है। तो यहाँ पर कहता है कि जो सुनने और बोलने में हेल्प नहीं करता है, तो यही हेल्प नहीं करता और सारा का सारा क्या है आपको हेल्प करता है बोलने लिखने में। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला दिया हुआ यहाँ पे ट्रांसलेशन ग्रामर क्या होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर को हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है प्रॉपर रूल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, कोई लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है रूल के थ्रू। अब फंक्शनल या पेडागोजिकल ग्रामर क्या होता है, इससे बच्चों को सिखाया जाता है उसका यूज, वैसे यूज कैसे होता है, कोई भी लैंग्वेज काम कैसे करता है। जैसे इंग्लिश सिखाना है मान लीजिए, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाना, उसका यूज सिखाना, यानी कि उसका ट्रांसलेशन बताया, उसका रूल बताया, ऐसा नहीं। उसको प्रॉपर क्या है कि जो फेस टू फेस बात करवाना, कन्वर्सेशन करवाना, इस प्रकार के जो फंक्शनल, उसको क्या कहते हैं फंक्शनल या पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। समझ के बाद को किस कंटेक्स्ट में या यूज में उसको हम सिखाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है समझिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ग्रुप, बच्चों में क्या है कि जो बच्चों के बीच में ग्रुप में उसको क्या है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्रिएटिव, जैसे मान लीजिए आप कोई एक फ्रेज पढ़े, क्या पढ़े, एक कहानी पढ़े, तो कहानी को क्या है कि अपने दिमाग में सोचना। जैसे बोले कि बोलो ऐसे मान लीजिए आपको ऐसे कहा गया है लिखने के लिए, क्या कहा गया, ऐसे लिखने के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो ऐसे कहा गया लिखने, तो जैसे बोले आपको कहा गया कि गंगा पर ऐसे लिखिए, बच्चों को कहा गया काव पर ऐसे लिखो, ठीक है ना। जब काव पर कहेगा ऐसे लिखने के बच्चा क्या काव के बारे में सोचेगा, और काव क्या खाती है, क्या हाथ है, कितना पैर है, कितना क्या है, ठीक है ना, सोचेगा। जब सोचेगा, सोचने के बाद जो वो लिखेगा अपने मन की बातों को जो कॉपी पर लिखेगा, उसको क्या कहते हैं उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या कहते हैं उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है सैंडविच टेक्निक क्या होता है समझिएगा। सैंडविच टेक्निक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि टारगेट लैंग्वेज को रखा जाता है। टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, यानी बच्चे को क्या है कि टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, बच्चे को अगर इंग्लिश मान लीजिए सिखाना है, ठीक है ना, इंग्लिश सिखाना है बच्चे को, तो क्या करना है कि इसमें बच्चे को हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश में बोलेगा। हिंदी बोलने का काम सिर्फ क्या करेगा, टीचर करेगा। जैसे बोलेंगे, जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट को सिखाते हैं बच्चे को कि जो बोलो, जैसे मान लीजिए बच्चा कहता है मे आई कम इन सर, वो सिखाना है कि जब भी तुम क्लास में एंट्री लोगे तो बोलोगे मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर जब बोलोगे तो टीचर हमको बोलना होगा मे आई कम इन सर। फिर इसका हिंदी होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फिर मे आई कम इन सर। देखिए पहले क्या बोले, मे आई कम इन सर, फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। जो बोले हैं आप ध्यान दीजिए, इसको बोले पहले इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश, तो बीच में क्या किया, हिंदी का यूज किया। इस प्रकार की जो टेक्निक होता है सिखाने का, उसको हम लोग कहते हैं सैंडविच टेक्निक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और साइड में जो सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो आपका जो ये जो क्लास हुआ है, क्लास के एंड में क्या है कि जिसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और ये हमारे इंस्टाग्राम ID रही, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।